नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट बुक सुपर कोचिंग में। मैं हूं विनय अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए। एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है। 25,487 वैकेंसी आपको देखने को मिली है। जैसा कि आपको पता है, इतिहास गवाह है, 2019 से अगर आप 2025 तक देखेंगे तो लगातार वैकेंसी जो है कम आई है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बढ़ी है। खैर, आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जो आपके क्वेश्चन है ना रह गए हैं, वो डिटेल में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम यहाँ पे पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, आपको अच्छे से पता है। कितने पद बढ़ सकते हैं इन पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या सिलेबस है, क्या सैलरी है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, क्योंकि एडवोकेटी आपका एग्जाम करा रही है। क्या सैलरी है, क्या एज है, कट ऑफ कितनी है, एज कब से काउंट होगी, परीक्षा पैटर्न क्या है। आपने अलग अलग तरीके से सुना होगा कि आपका जो है माइनस मार्किंग कितनी है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। फिजिकल के बारे में देखेंगे, चयन प्रक्रिया देखेंगे, योग्यता देखेंगे, परीक्षा का A to Z संपूर्ण जानकारी आज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। हालांकि आपने सबका देख रखा होगा अच्छे से, आपने नोटिफिकेशन भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ पॉइंट आपके जो रह गए हैं, आपके जो दिमाग में है, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को बढ़िया से शेयर कर दीजिए और आ जाइए, चलते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आपका कल आउट हो गया है, आपको पता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 1/12/2025 से लेकर के 31/12/2025 तक आपका फॉर्म डेट रहेगी। ठीक है ना, 31/12 आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देखेंगे। अच्छा, उसके बाद यहां कह रहा है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। फी पेमेंट आप कर सकते हो 1 जनवरी तक, हालांकि इतना जाइएगा नहीं, उससे पहले ही आप फॉर्म भर दीजिएगा। अच्छा, यहां पे आप देखेंगे डेट्स ऑफ विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम, ये 8/1/2026 से लेकर के आपका 10/1/2026 तक रहेगा। अगर एग्जाम की बात करेंगे कि एग्जाम कब होगा, तो सीबीटी एग्जाम होता है, आपको पता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, जो कि इन्होंने कहा है फरवरी से अप्रैल तक। मतलब वैसे हमेशा क्या होता था, अगर फरवरी में स्टार्ट करते थे तो मार्च तक चलाते थे, फरवरी मार्च में खत्म कर देते थे, जनवरी से चलाते थे तो फरवरी में खत्म कर देते थे, 2 महीने का लेते थे। अगर यहाँ पे आप मोटा थोड़ा सा आंकड़ा लगाओगे तो इसका मतलब यह है कि फरवरी लास्ट में स्टार्ट करेंगे और अप्रैल फर्स्ट जो है वीक तक या सेकेंड वीक तक लेकर के जाएंगे। कुल मिला के थोड़ा सा ये लंबा भी खींचने वाले हैं। अगर आप देखोगे कि फरवरी से अप्रैल, मतलब थोड़ा सा एग्जाम को लंबा खींचेंगे, कई सारी शिफ्ट में कराएंगे और बीच में गैप भी देंगे, तो ये आपके पास समय पर्याप्त है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरा, आगे बढ़ेंगे, यहां हम देखेंगे अगर पे स्केल की बात करें, कि सैलरी की हम बात करें, तो यहां पे जो पे स्केल लेवल है वो आपका 3 रहेगा, 21,700 से 69,100 तक आपका जाता है। बाकी अलग अलग पोस्ट में अलग अलग रिस्क अलाउंस है, जैसा आप जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उसी तरह से रिस्क अलाउंस दिए जाएंगे। तो उस तरह से किसी की सैलरी ज्यादा और किसी की सैलरी कम होती है, पोस्ट के हिसाब से भी आपको सैलरी मिलती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पे आप देखोगे तो आपको वैकेंसी कितनी देखने को मिल रही है, 25,487 वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, क्या सर इतनी वैकेंसी रहेंगी, इतनी कम वैकेंसी तो हमने जो है संभावना ही नहीं की थी कि इतनी कम वैकेंसी आएंगी। सर एसएसएफ का जो है इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है, एसएसएफ में क्या वैकेंसी नहीं बची? मैंने कहा एसएसएफ में भी वैकेंसी मिलेंगी आपको, और जो वैकेंसी आपको यहाँ 25,000 दिखाई दे रही है, ये कम से कम आपको एग्जाम होने के बाद, देखिए आपने एसएससी जीडी देखा होगा, अगर 2019 की आप बात करो 2019 में भी बढ़ी थी, 2021 22 23 की बात करोगे उसमें भी वैकेंसी बढ़ी थी। अभी हाल ही की बात करूं मैं, जो जिसका अभी मेडिकल हो रहा है 2024-25 की, उसमें भी पहले ऐसी वैकेंसी आई थी, लेकिन बाद में बढ़कर के 50,000 प्लस वैकेंसी हो गई। और कब बढ़ी थी? एग्जाम होने के बाद। तो यहां जीडी का इतिहास रहा है कि उसने स्टार्टिंग में वैकेंसी कम दी है, उसके बाद एग्जाम होने के बाद तक इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई, फिजिकल होने के बाद तक इन्होंने वैकेंसी बढ़ाई है। तो ये अपने दिमाग में फिट करके रखना कि वैकेंसी 100% इसकी बढ़नी, और ये वैकेंसी बढ़ करके आप देख लीजिएगा कम से कम 50,000 प्लस जाएंगे। हम लोग हमेशा कहते थे कि भैया 60,000 प्लस वैकेंसी आएंगी, तो 50,000 से 60,000 के बीच में वैकेंसी जाएंगी, आप ये देख लीजिएगा। इसका मोटा मोटा अगर आप देखोगे क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आप सीधा देखिए, यहां पे बीएसएफ की बात करें हम, तो बीएसएफ में अभी न्यूज भी आई थी भाई, बीएसएफ में सबसे ज्यादा पोस्टिंग आनी थी। हम लोग आंकड़ा ये लगा रहे थे कि एक बीएसएफ है आपका और एक आपका सीआईएसएफ है, तो बीएसएफ और सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसी आनी थी, बीएसएफ में मात्र 616 वैकेंसी। हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये वैकेंसी 100% बढ़ेंगी, और यहां पे आप देखेंगे लगभग 16-17 हजार के समथिंग में वैकेंसी जाएंगी बीएसएफ में, जैसा कि अगर आपने पिछला देखा होगा। तो सीआईएसएफ में आपकी नहीं, सीआईएसएफ कितना है, 14,595 है। और उसके बाद आ जाओ एसएसबी, एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में भी वैकेंसी जो है
मतलब भर की आने वाली 1764 मात्र यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। आईटीबीपी में 1293 वैकेंसी दी गई है, 5490 वैकेंसी सीआरपीएफ में दी गई है, यहां भी आपकी वैकेंसी बढ़ेंगी। तो ये लगभग वैकेंसी बढ़ के आएंगी और ऐसी उम्मीद है कि एसएसएफ में भी आपकी पोस्ट बढ़ सकती है। लेकिन एसएसएफ में पोस्ट ना बढ़ने का एक रीजन है कि इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस पहले मांगा है। भाई आप फॉर्म भर रहे हैं, आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, तो अलग से कोई वैकेंसी ऐड होना ये थोड़ा सा स्वाभाविकता नहीं लगता है कि अलग से वैकेंसी ऐड हो सकती है। तो हो सकता है एसएसएफ में वैकेंसी आपको ना देखने को मिले, लेकिन यहां पे वैकेंसी का इजाफा होगा, ठीक है। और अगर एसएसएफ में वैकेंसी आती है तो उसके लिए कुछ ना कुछ ये प्रावधान भी करेंगे। खैर, तो ये 25,000 अभी फिलहाल के लिए आपको 25,487 वैकेंसी है। लेकिन बस मेरा ये बताने का उद्देश्य एक है कि आप फॉर्म सारे लोग भर दीजिएगा, ठीक है ना, फॉर्म जरूर भरिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आती है बात एज की कि एज कब से काउंट होगा, तो मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। पहले तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, जिनको इंग्लिश में पता है भैया वो इंग्लिश में देख लो, ना हिंदी में देख लो। तो मैंने इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया क्योंकि हिंदी अपनी भी अच्छी है, इसलिए हिंदी में ट्रांसलेट किया ताकि आप अच्छे से समझ पाए, मैं आपको समझा पाऊं। अगर आयु सीमा की बात करेंगे तो संख्या इतने के दिनांक इतने के प्रावधानों के अनुसार आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तिथि जो है वो 1/1/2026 तय की गई है। मतलब 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु गणना होगी। इसके अनुसार अब 1/1/2026 को उम्मीदवार की आयु 18 से 23 साल होनी चाहिए। जो छूट है वो बताऊंगा आपको होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2/1/2003 से लेकर के से पहले 2/1/2003 से मतलब 2 जनवरी 2003 से पहले और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सर हम तो ओबीसी हैं, ये तो जनरल वालों के लिए था। ये जो एज है वो किसके लिए है, ये जो एज है ये अनरिजर्व के लिए, ये अनरिजर्व के लिए। अब आप कहोगे सर हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हमारे लिए क्या है, तो ओबीसी वालों के लिए अगर मैं देखूं तो 3 साल की छूट मिलेगी। मतलब यदि आप 18 से 26 साल के हैं इस एज में, मतलब अगर आप देखोगे यहां पे इस क्राइटेरिया में, अगर आप ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की अगर हम बात करें तो इस क्राइटेरिया में अगर 18 और 23-3-26 साल के आप हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूं एससी की तो इसी एज में आप 18 से मतलब 23, 24, 25, 26, 27, 28 यानी 5 साल की छूट है। आप देखो ना यहाँ पे 5 साल की छूट है। तो आपको अगर 5 साल की छूट मिल रही, एससी और एसटी की अगर मैं बात करूं, एससी और एसटी की, एससी और एसटी अगर आप 18 से 28 साल के बीच में हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप यहां से देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो ये क्या नाम है इनका आता है एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन जो है उनको 3 साल की छूट मिल रही है। मतलब ये भी अगर आप 18 से 26 हैं तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको हिंदी में लिख के बता दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन में आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे चिल्ड्रन एंड जो वाले हैं आपका 1984 क्या बोलते हैं रिजर्व ईडब्ल्यूएस वाले जो अलग से आते हैं, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984, तो यहाँ पे आपका 5 साल की छूट है। उसके बाद इसमें आपका 8 साल की छूट है, इसमें आपका 10 साल की छूट है, ठीक है, एससी वालों को। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा क्वालिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है भाई, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, तो ये तो सबको पता है एसएससी जीडी के लिए 10th हो या उसके समकक्ष, या तो आप 10th क्वालिफाई हैं, 10th क्लास भाई एग्जामिनेशन आपने किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किया है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया है, यूनिवर्सिटी से नहीं बोर्ड से किया है, तो आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी स्टेट से हो। उसके बाद आप देखोगे या फिर इसके समकक्ष वैकेंसी आपकी समकक्ष वो होना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप ये जो 10th की योग्यता रखते हैं ये 1 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए, 1 जनवरी 2026 से पहले का होना चाहिए। इसी को बोलते क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। इसकी जो फीस है वो आपसे 100 रुपए चार्ज की जाएगी, मात्र एसएससी ले रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एसएससी का फॉर्म भरने से पहले आपको ओटीआर, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कभी ओटीआर नहीं किया, जिन्होंने कर रखा है वो ओटीआर वही वाला यूज करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है कभी वो ओटीआर सबसे पहले भरेंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है साहब। आगे चलते हैं। अब बात आती है एनसीसी की। इस बार आपने देखा होगा 2025 में एनसीसी के मार्क्स जुड़ करके आए थे। अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट रखते हैं तो आपको 5% का जो है यहाँ पे वो मिलेगा आरक्षण। उसके बाद मतलब यहाँ पे छूट मिलेगी। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 3% की छूट मिलेगी, एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 2% की छूट मिलेगी। ये आपको मार्क्स में छूट मिलेगी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे भी कहा गया है कि जो एनसीसी के सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके वो क्रूशियल डेट से पहले होने चाहिए, साफ साफ लिखा है, यानी 1 जनवरी 2026 से पहले होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है यहां पे सबसे बड़ी बात
सर एडुकेटी एग्जाम करा रहा है, क्या सिलेबस में परिवर्तन हुआ है क्या? तो अभी तक अगर आप 2024 वाला उठा करके देखो, कंपेयर करो, मैं इसको जब सिलेबस बनाऊंगा एक अलग से वीडियो तो उसमें कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो 2024 वाला अगर 24-25 वाला कंपेयर करोगे तो वो भी सेम ऐसा ही है और इस बार भी सेम ऐसे ही है, ठीक है ना, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अभी सिलेबस दिखाता हूं आपको। तो जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो आपके 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद जनरल नॉलेज में देखोगे जीएस जीके जीएस और जनरल लेवल में 20 क्वेश्चन 40 और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चूज करना है आपको, 20 में से 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, कोई एक, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। सर जो एग्जाम होगा वो कितनी लैंग्वेज में हो रहा है? तो जितनी लैंग्वेज में पहले 13 लैंग्वेज में हो रहा था उसी तरह से 13 लैंग्वेज में इस बार भी होगा, ठीक है। तो यहां कोई बदलाव नहीं है भाई। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है आपको दिखा दूं। 13 रीजनल लैंग्वेज है आपकी, उसमें हो रहा है जैसे असमिया, असम भाषा में हो रहा है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा है, कोंकणी भाषा है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है और उर्दू है और हिंदी इंग्लिश तो है ही है, ठीक है। ये तो हो गया कितनी लैंग्वेज में हो रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात आती है, आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि यार 0.25 की यानी चार वो अगर आप क्वेश्चन करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका गलत वाला, एक आपका सही वाला कट जाएगा। मैंने कहा बस यहीं पे रहोगे। अब आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है, 2 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जो निगेटिव मार्किंग होती है, ये निगेटिव मार्किंग मार्क्स पे होती है। किस पे होती है? मार्क्स पे होती है। अगर आप यहां पे 2 नंबर का अगर आप 0.2 निकालोगे तो कितना होगा? ये 1/8 0.25, यानी ये 25 चक्कू 100 और 25 अट्ठे 200 होता है। यानी कि ये आपका 1/8 वाला आ रहा है। यानी अगर आप, अब देखिए बड़ा मोटा मोटा समझिएगा, 1/8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका जो क्वेश्चन राइट वाला है ना वो कट जाएगा। तो ये हम यहां पे कह सकते हैं जो माइनस मार्किंग है वो 1/8 की है, 1/4 की नहीं है। अगर 2023-24 में देखिए तब भी ऐसे ही था, 2025 में देखिएगा तो भी ऐसे ही होगा, 25-26 वाला, ठीक है। और 2024-25 वाला ये भी ऐसे ही था। तो 4 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन नहीं कटेगा, 8 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कटेगा। ऐसा पिछली बार भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये नेगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अब एग्जाम जब आप पैटर्न देखते हो, मतलब आप जब सिलेबस देखते हो, सिलेबस में क्या है? सिलेबस में आपका सेम वही है जो आपका पिछला था, इसमें कोई बदलाव नहीं है, वैसे ही दिया गया है। इसको जीएस वाला जब टीचर आपको, जैसे जीएस वाले साहिल मदान सर पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये क्या नाम है आपका, ये अच्छा रीजनिंग है ये आपको। तो एप्टीट्यूड हो गया आपका, ये गरिमा मैम बताएंगी। नॉन वर्बल टाइप हो गया, दिस कंपाउंडेंट में जो भी इनके हैं, जैसे सिमिलर या आपका जो भी रीजनिंग के हैं, विजुअल मेमोरी हो गया और कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये पूरा ऐसे ही पहले भी था, ऐसे ही आज भी है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, वही सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद जीएस में आप यहाँ पे जीएस में देखोगे तो भी वही है, कोई यहाँ भी बदलाव नहीं है, ठीक है। ये हिंदी में आपको बताएंगे सर। उसके बाद अगर आप मैथमेटिक्स में देखोगे सेम टू सेम वही टॉपिक है, इसमें भी आपका कोई बदलाव नहीं है। एक बार फिर भी मैं इसको और अच्छे से कवर करके फिर आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी में सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा और ये इसके साथ प्रोवाइड कराऊंगा कि कितना जो है परसेंटेज किस टॉपिक का रहता है, उसके आधार पे मैं यहाँ पे आपका लेकर के आऊंगा। एक और इस पे वीडियो बनेगी, टेंशन मत लेना। हिंदी और इंग्लिश में से आप देखोगे जैसे पहले आता था वैसे ही आता है। कोई इन्होंने निर्धारित नहीं किया कि हम आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण पूछेंगे। इसका मतलब हम सिलेबस किसके आधार पर रखेंगे? जो हमारा प्रीवियस ईयर हुआ है उसी के आधार पर रखेंगे। अभी एडुकेटी ने ये नहीं बताया कि मैं आपसे संधि पूछूंगा, समाज पूछूंगा या अलंकार पूछूंगा या छंद या रस पूछूंगा हिंदी में, नहीं। उसने जैसे पहला था वैसे ही चिपकाया है यहाँ पे, यानी कि अभी ऐसा कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है साहब। उसके बाद क्या आता है, कैसे एग्जाम होगा? तो सबसे पहले आपका भाई रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद पीटी पीएचडी वगैरह होगा, मतलब पहले रिटन, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में लिख दिया है पूरा प्रॉपर तरीके से, कैसे कैसे आपका होना है। इसको पढ़ लीजिएगा, या मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। उसके बाद आ जाओ, यहां एक और चीज कह रहा है, जो फिजिकल के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को पीटी पीएचडी से छूट दी गई है। ध्यान दीजिएगा,
पीटी-पीएसटी से छूट है, मतलब पीटी-पीएसटी से छूट दी गई है। हालांकि जो पूर्व सैनिक उम्मीदवार पीटी-पीएसटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हें रिकॉर्ड के उद्देश्य से ऊंचाई, छाती और वजन के माप के लिए पीटी-पीएसटी में उपस्थित होना होगा। इन पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए पीटी आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें मेडिकल परीक्षा में योग्य उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपका पीटी आपके लिए आयोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन मेडिकल में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये पूर्व सैनिक के लिए है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको हिंदी में कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब जो फिजिकल आपका टेस्ट है वो क्या होगा, पीटी जो है वो कैसे होगा। देखिए मेल के लिए जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा, पहले से ही आपको पता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में करना है, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको 8.5 मिनट में करना है। ठीक है, ये आपके हो गए। अच्छा, जो क्या बोलते हैं रिमार्क्स ऑफ लद्दाख के लिए अलग है, कुछ लद्दाख वालों के लिए यहाँ पे अलग से रिमार्क्स किया गया है बाद में। और उसके बाद रेस की बात करें तो यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख वालों के लिए 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर फीमेल के लिए 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद जो छूट है वो आपकी चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे हाइट पर्सनालिटी की, मतलब हाइट की बात करेंगे तो मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा, सर ये हाइट वगैरह से याद आया, सर आरपीएफ इसके साथ आने वाला था, क्या आरपीएफ इसके साथ आएगा? तो अभी इसका कोई भी मतलब लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसके साथ है या नहीं है। फिलहाल अभी तो नहीं है। अगर अलग से बढ़ाते हैं तो फिर ये पोस्ट प्रेफरेंस में कैसे क्या रखेंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखते हैं, अभी इसका कोई भी वो नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये समझ गए ना आप, हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। अगर आप छूट में आते हैं, जैसे यहाँ पे जो छूट लिखी है, ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। उसके बाद आप एनी स्टेट से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, तो आपको 157 147 फीमेल के लिए। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विनिंग क्या यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म इफेक्ट यहाँ पे देखेंगे तो 160 147, जो आपकी छूट है वो इस तरह से। ठीक है, वैसी जैसी मिलती थी पहले वैसे ही। अच्छा साहब, अब आप आओगे यहाँ पे सीना, चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट ये केवल मेल के लिए ही होता है, फीमेल के लिए तो चेस्ट है ही नहीं। तो मेल में आप देखोगे चेस्ट जो है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी छूट है, जिनको छूट है उनको उनके आधार पे छूट दी गई। 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है। अब ये 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है ना वो सबके लिए, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स 76 सीना मांगा है आपसे, चेस्ट मांगा है, लेकिन आपका भी फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी जो है जम्मू कश्मीर वाले, लद्दाख वाले, इनका 78 मांगा है, लेकिन फुलाव आपका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न वाले 77 मांगा है, लेकिन फुलाव आपका भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो फुलाव उतना ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा भाई, फीमेल के लिए तो है ही नहीं, मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है ना, आगे चलते हैं। उसके बाद ये है आपका पोस्ट कौन कौन सी है, तो प्रेफरेंस कैसे देंगे, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ है। यहाँ पे एसएसएफ इन्होंने लिखा है, देखो अब यहाँ पे देखो, आप खेल नहीं समझे। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो एक बात आप देखोगे क्या, कि इन्होंने एसएसएफ लिखा है यार, लेकिन इन्होंने एसएसएफ की वैकेंसी नहीं दी है यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा दिखाता हूं, अब यहाँ पे खेल समझिएगा कि इन्होंने एसएसएफ तो लिखा है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे सर तो एसएसएफ की वैकेंसी नहीं है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में इन्होंने एसएसएफ दिया है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब साफ आपको पता चल गया कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको एसएसएफ देना है, ये पोस्ट आपकी बाद में बढ़ेगी। आप देखो ना फॉर्म पे भाई, अगर आपको इसकी वैकेंसी नहीं बढ़ानी होती तो आप यहां पे एसएसएफ का पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देते। बोलो हाँ या ना। तो इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, यानी कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी 100%। अच्छा जी, अब देखिए ये तो बात समझ में आ गया कि यार वैकेंसी बढ़नी है। मतलब अगर आप देखोगे 25,487 वैकेंसी है, तो कुछ ना कुछ वैकेंसी इधर भी बढ़ेंगी। बाकी बीएसएफ में 100% बढ़नी है। सीआरपीएफ में आपकी देखेंगे तो सीआरपीएफ क्या नाम है, हाँ सीआरपीएफ में आपकी बढ़नी है, एसएसबी में भी बढ़ेंगी। मतलब कुल मिला के सब में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी बढ़नी। इस बार उसका नहीं दिया है, क्या बोलते हैं आपका नार्को विभाग वाला, उसका नहीं दिया है, वो इसमें भी नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं है। इसका मतलब वहां से वैकेंसी नहीं आनी। अब एसएसएफ में वैकेंसी आएंगी तो पोस्ट प्रेफरेंस जो पहली एसएसएफ डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया गया है। तो इस ये मान के चलिएगा कि ये 100% जानी है, 50,000 प्लस वैकेंसी जानी है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार वैकेंसी कम है तो हम फॉर्म नहीं डालेंगे। ठीक है ना, ये गलती होगी हमारी, ऐसा नहीं करिएगा। बाकी हमने आपके लिए प्लान कर दिया है डेली क्लास एसएससी जीडी की
स्टार्ट हो गई हैं। और एसएससी जीडी में आपको इस बार सीरियसली बता रहा हूं, मतलब इस बार आपको गजब की टीम मिल रही है, टेक्स्ट बुक गजब की टीम दे रहा है। क्यों? अरे भाई साहिल मदान सर लाखों बच्चों पढ़ा चुके हैं, लाखों बच्चों को पढ़ाया इन्होंने, हजारों सिलेक्शन दिलाए। 4 बजे क्लास जीके जीएस की स्टार्ट हो रही है मेरे द्वारा, आप सब जानते हो, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कितने सारे रैंकर्स हुए हैं भाई। पिछली अगर उसमें देखोगे 2024 वाले में बिहार का आशुतोष जो है तिवारी 18 रैंक का मेरी क्लास से था। अगर आप उसको गिरी की बात करोगे, विकास गिरी 11 रैंक हमारी ही क्लास से था। 3 वाला भी था, वो इधर उधर चला गया, ठीक है ना। बाकी और भी जो है 26 रैंक है, 21 रैंक है, 100 रैंक, ऐसे कई सारे बच्चे आए हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, साहिल मदान सर हो गए महान फैकल्टी। फिर मैथ्स में अक्षय सर आ रहे हैं आपके बीच में। अक्षय सर यार लाखों बच्चों को पढ़ाया, हजारों से ऊपर सिलेक्शन दिलाए हैं। 1000 तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मोटा मोटी, आप खूब अच्छे से जानते होंगे सब लोग। गरिमा मैम आपको रीजनिंग में पढ़ा रही है, सानू सर, अब इंग्लिश लेना चाहते हैं तो सानू सर के फैन बन जाइए, मुरीद हो जाइए, और हो भी जाएंगे, क्योंकि सर भी एकदम जब पोस्टमार्टम करते हैं ना क्वेश्चन का मजेदार। और हिंदी पढ़ना है तो मेरे साथ आ जाइए, ठीक है। बाकी आपके लिए बैच की भी व्यवस्था की गई है। हमारा सशक्त 2.0 बढ़िया से धड़ल्ले से एकदम चल रहा है, मस्त बैच चल रहा है। इसमें प्रॉपर आपको क्लासेस मिल रही हैं। कूपन कोड विनय लगा करके आप बैच ले सकते हैं। बैच लेने से पहले क्या करिएगा, कूपन कोड विनय लगा लीजिएगा, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। विनय कूपन कोड जैसे ही लगाओगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 369 का बैच है, जिसमें आपको 375 प्लस एग्जाम मिल रहे हैं, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 10,000 स्टडी नोट, 30,000 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं। मतलब मॉक जितने लगाने लगाओ, स्टडी नोट्स भी डाउनलोड करके पढ़ो, 30,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, खूब क्वेश्चंस करो। उसके बाद ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मेरी सारी पीडीएफ मिलती है, सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलती है, तो इसको स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप जुड़ जाइएगा और डेली क्लास का आनंद लीजिएगा। और जितने नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो कोई भी क्लास में चले जाना, चाहे मैराथन ही क्लास खोल लेना। मैराथन क्लास खोलोगे तो यहाँ पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ। जैसे ही आप पहुंचोगे ना यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ देखो एसएससी जीडी कांस्टेबल सशक्त लाइव 2.0 बैच मिलेगा, इसको क्लिक कर लीजिएगा। 369 का बैच है, ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 महीने की वैलिडिटी होगी, बिंदास पढ़िएगा, पूरा बैच कंप्लीट होने की गारंटी है, एकदम मजा आने वाला है। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, अप्लाई कूपन करेंगे, विनय कूपन कोड लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, VINAY लगा दीजिएगा, ओपन नहीं हो रहा है, विनय कूपन कोड लगा के 369 का ये बैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी आपकी जानकारी मान लीजिए कोई रह गई है, कुछ आप पूछना चाहते हैं कि यार विनय भैया ये यार नहीं बताया आपने, इसको बता दीजिएगा, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना। मैं उसकी जब वीडियो कभी लाऊंगा तो आपका क्वेश्चन वहां पे मैं रख दूंगा, ठीक है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर क्वेश्चन आपका अधूरा रह गया है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटा हुआ रह गया है, तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको कंप्लीट करके आपके बीच में ले आऊंगा, ठीक है जी। बाकी आपको क्या करना है, मेरा ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिएगा सेशन को, और बाकी सिलेबस का एक कंप्लीट वीडियो में लेकर के आ जाऊंगा, सिलेबस वाला टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी।